प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। मैं मोनिका काद्यान इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माध्यमिक स्तर पर आज हम बात करेंगे हमारे एक रेखा चित्र की, गिल्लू। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनके पास कोई न कोई पालतू पशु पक्षी अवश्य होगा। यह बहुत ही सामान्य सी बात है। ईश्वर की रची इस प्रकृति में मानव अन्य जीवों के साथ मिलजुल कर समन्वय के साथ रहता है। स्नेह की, अपनेपन की अपेक्षा करने वाला मानव अकेला नहीं है। सभी प्राणियों को स्नेहपूर्ण व्यवहार अच्छा लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये पशु पक्षी अक्सर हमारे जीवन में अपना एक विशेष स्थान रखते होंगे। अगर आप अपने बचपन की बात याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि आप में से हर किसी ने कभी न कभी किसी न किसी जीव के प्रति इतना स्नेह रखा होगा कि उससे बिछड़ते हुए आपको बहुत ही दर्द महसूस हुआ होगा। इसी प्रकार के एक रेखा चित्र के बारे में आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा करेंगे। यह जीव गिलहरी है और यह रेखा चित्र लिखा है सुविख्यात लेखिका महादेवी वर्मा जी ने। उन्होंने और भी बहुत सारे जीवों के बारे में लिखा है। आज हम बात करेंगे इस गिलहरी की। पाठ का प्रारंभ होता है लेखिका को आई गिलहरी की इस याद से जो अब जीवित नहीं है, और वह याद आते ही उसे वे सारी परिस्थितियां याद आने लगती हैं जिनमें यह प्राणी लेखिका को मिला था। दो गमलों के बीच में फंसा हुआ यह जीव कौओं का ग्रास बन ही जाता, परंतु लेखिका की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे बचा लिया, उसकी सेवा की और उसे ठीक किया, और धीरे धीरे वह उनके इस जीवन का, दिनचर्या का हिस्सा बन गया। इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि इस पाठ को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य हमारे सामने क्या है। तो आइए इन उद्देश्यों के बारे में हम बात करें। पहला उद्देश्य इस पाठ को पढ़ने का हमारे समक्ष यह है कि मनुष्य और पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के परस्पर संबंध का हम उल्लेख कर सकें। आप अपने जीवन से भी अपने अनुभवों को लेकर महसूस कर सकें, याद कर सकें किन पक्षियों के प्रति आपने स्नेह व्यक्त किया, देखा, समझा और याद किया। आप उनका उल्लेख अपने शब्दों में कर सकें। दूसरा उद्देश्य है वात्सल्य तथा ममता जैसे भावों का वर्णन आप कर सकें। वात्सल्य और ममता, माँ और बच्चे का परस्पर प्रेम, परस्पर स्नेह इस प्रकृति का महानतम प्रेम स्नेह भाव माना जाता है, और इसका वर्णन आप अपने भावों में कर सकेंगे। इसके लिए सक्षम हम बन सकें इस पाठ को पढ़ने के बाद। अगला उद्देश्य मर्मस्पर्शी अंतर्मन को छूने वाले स्थलों के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कर सकें। अगला उद्देश्य इस रेखा चित्र की विशेषताओं और भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकें। अपने संपर्क में आए मनुष्यों और अन्य प्राणियों के व्यवहार के विषय में लिख सकें। इस पाठ को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। गिलहरी के उस छोटे से बच्चे के बचने की आस किसी को न थी, परंतु लेखिका की मानवीयता ने हार नहीं मानी। लेखिका ने उसकी सेवा की। दवा और सेवा के प्रभाव से वह जीव काफ़ी ठीक हो गया। लेखिका लिखती हैं कि तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर वह देखने लगा। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। पूर्ण रूप से स्वस्थ गिल्लू तरह तरह की अटकेलियां करते और लेखिका का मन मोह लेने लगा। लेखिका ने गिल्लू के बाहर जाने के लिए एक मार्ग भी बना दिया ताकि वह दिन में बाहर जाकर खेल सके और जब चाहे वह घर में वापस आ सके। जब लेखिका घर पर नहीं होती थी तो गिल्लू भी बाहर घूमता और लेखिका के लौटने के समय पर वापस अपने झूले में झूलने लगता। बहुत सी ऐसी अटकेलियां थीं, उसकी शरारतें थीं जो बार बार लेखिका को याद आती थीं। जिनमें से कुछ थी कि वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नर में, कभी सोन जूही की पत्तियों में। गिल्लू का लेखिका से इतना प्रेम हो गया था, इतना स्नेह हो गया था, इतनी आत्मीयता हो गई थी कि वह लेखिका के साथ ही खाता था। ऐसा पहली बार हुआ था
बहुत से अन्य जीव भी उसके घर में थे, परंतु सिर्फ गिल्लू के साथ ही वह इतनी आत्मीय हो पाई कि उसे अपने थाली में अपने साथ बिठाकर खिला सकी। इसी बीच जब लेखिका एक दुर्घटना में घायल हुई और उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल रहना पड़ा, तब गिल्लू का बेसब्री से इंतज़ार देखा उन्होंने, लेखिका ने, कि गिल्लू ना तो अपनी मनपसंद काजू खाता था और वह बेसुध सा गुमसुम सा बैठा रहता था। और जब लेखिका घर आए और उसने ये अनुभव किया कि जैसे एक परिचारिका किसी बीमार की सेवा करती है, वह छोटा सा जीव उनके बालों को सहलाता था। यह बात लेखिका कभी भी नहीं भूल पाई। कहने की बात है कि यदि मानव किसी जीव का ध्यान रखता है तो ऐसा नहीं है कि जीव इस बात को अनदेखा कर देता है। वह स्नेह का भाव, वह सेवा का भाव उस छोटे से जीव में भी था। इस पाठ में यही बताया गया है कि यदि स्नेह और सह अस्तित्व की भावना से हम मानवीयता दिखाते हुए इस प्रकृति में रहें तो बहुत ही समन्वयात्मक वातावरण रहेगा। यह बहुत अच्छा संदेश हमें इस रेखा चित्र के माध्यम से मिलता है। एक छोटा सा अंश हम इसका पढ़ेंगे, इसका वाचन मैं करती हूँ और हम देखेंगे कि कितनी सरल भाषा लेखिका ने इस पाठ में प्रयोग की है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआओल का खेल खेल रहे हैं। यह काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक द्वय की चोंचों के 2 घाव इस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आँखों से इधर उधर देखने लगा। शिक्षार्थियों, यह वह समय था जब गिल्लू ने पुनः जन्म प्राप्त किया था। पुनः जन्म कहने का तात्पर्य यह है कि वह तो लगभग मृतप्राय ही था जब कौवे उसे अपना भोजन बना रहे थे, परंतु लेखिका की मानवीयता के कारण वह बच गया। शैशव अवस्था में था और लेखिका की सेवा से वह बहुत अच्छी सेहत उसने प्राप्त की और धीरे धीरे उसने अपना स्वास्थ्य जो पाया, उससे वह एक पूर्ण रूप से स्वस्थ जीव के रूप में पनपा। इतना ही नहीं, लेखिका के परिवार का वह अंग भी बन गया। उसके खाने का, उसके पीने का पूरा ध्यान लेखिका रखती थी। हमने देखा कि लेखिका ने उस जीव को गिल्लू नाम दिया।
गिलहरी था। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हुए बहुत ही सुविधाजनक नाम गिल्लू दिया गया। धीरे धीरे गिल्लू अपने जीवन के वसंत समय में आया। वसंत जो यौवन का प्रतीक है, तो वह खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर देखता रहता। यह देखकर लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में कुत्ते और बिल्लियों से उसकी रक्षा करना भी संभव नहीं था। इसलिए लेखिका ने एक खिड़की से जाली काटकर उसका बाहर जाने का रास्ता बनाया। लेखिका जब घर से बाहर होती थी तब वह बाहर जाता था। बाहर जाकर वह पूरी शरारतें, अटखेलियाँ खेल करता था, और जब लेखिका के आने का समय होता था तब वह पुनः आ जाता था और वहाँ रखे हुए अपने झूले में वह झूलने लगता था। बीच में लेखिका एक दुर्घटना से ग्रस्त हुई। उन्हें कुछ समय बाहर रहना पड़ा। जब भी दरवाज़ा खुलता, गिल्लू को बस इंतज़ार होता लेखिका का। जब वह देखता कि लेखिका नहीं है, कोई और है, तो वह फिर मायूस सा अपने झूले में बैठ जाता। इससे हमें यह पता चलता है कि मानव ही नहीं, जीव भी, पशु भी, पक्षी भी स्नेह के लिए लालायित रहते हैं, और जिनसे उन्हें स्नेह होता है उनका उसी तरीके से इंतज़ार करते हैं जैसे हम मानव अपने परिवारजनों का शाम को घर आने का इंतज़ार करते हैं। यह रेखा चित्र आगे बढ़ता है और लेखिका उनकी विभिन्न तरह की शरारतें बताती हैं। वह किस तरह से उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह की शरारतें करता है, और कभी पर्दे पर चढ़ जाता है, कभी लिफाफे में वह उसे उठाकर रखती हैं, और वह अपनी मोटी मोटी आँखों से उसे स्नेह से देखता है। लेखिका उसे अपने साथ खिलाती है। वह लेखिका की ही थाली में बैठकर खाता है, और धीरे धीरे लेखिका ने उसे इतना सिखाया कि वह एक एक चावल का दाना बहुत सफाई से उठाकर खाने लगा। चूँकि प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और प्रकृति ने गिलहरी जीव के लिए 2 वर्ष का ही समय रखा था। अंततः वह समय आ गया जब गिल्लू इस दुनिया से विदा लेने लगा। लेखिका को इस बात का बहुत दुख था। उसने उसके ठंडे पंजे देखकर इस बात का अनुमान लगा लिया कि हाँ, अब वह मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। उसने काफ़ी कोशिश की कि उसे बचाया जा सके, परंतु प्रकृति का नियम नहीं रोका जा सकता, और सवेरे होते होते वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। शिक्षार्थियों, हम देखते हैं कि हमारे समाज में मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को या जीव को दफनाने का और शवदाह का ही प्रचलन है। चूँकि पशुओं को जलाया नहीं जाता, इसलिए लेखिका ने उसे उसी सोन जूही की जड़ों में दफनाया जिस पर चढ़कर इठलाना उसे बहुत पसंद था। जब सोन जूही की कली निकली तो लेखिका को लगा कि जैसे वही जीव उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। बहुत ही मर्मस्पर्शी, दिल को छूने वाला यह रेखा चित्र हमें कहीं न कहीं इस बात को विचार करने पर मजबूर करता है कि क्या हम इतने ही आत्मीय अपने साथ रहने वाले जीवों के प्रति हैं जितनी की लेखिका थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक यह रेखा चित्र हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न ऐसे रखता है। अब हम बात करेंगे इस रेखा चित्र में प्रयुक्त हुई भाषा शैली पर। आप देखेंगे कि इस रेखा चित्र की भाषा बहुत ही रोचक है, बहुत ही सरल भाषा, बहुत ही सरस भाषा। जैसे आप अपनी आँखों के सामने यह सारा दृश्य, ये सारी स्थितियाँ स्वयं देख रहे हैं। इस रेखा चित्र में बहुत से शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। आपको पढ़ते हुए बहुत आनंद आता है, तरह तरह की भावनाएं आपके मन में उमड़ती हैं। आपने देखा कि यह पूरा रेखा चित्र एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। लेखिका अपने ऊपर बीती या अपने अनुभव को आत्मकथात्मक रूप में बता रही है कि मैंने ऐसा देखा, मुझे ऐसा लगा। जहाँ पर मैं का भाव आ रहा है, मैं का प्रयोग करते हुए लेखिका ने इस पूरे रेखा चित्र को लिखा है। चूँकि रेखा चित्र है
तो आप खुद देखेंगे कि जब आप यह रेखा चित्र पढ़ते हैं तो आपके मन में तरह तरह की ये जो स्थितियां हैं एक चित्र प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए यह रेखा चित्र है और इसमें हमने किसी को स्मरण किया है, इसलिए इसे कहा जा सकता है कि ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसके अतिरिक्त इसमें जो मुख्य रूप से तकनीक इस्तेमाल हुई है वह है फ्लैशबैक तकनीक। शिक्षार्थियों, आपको ध्यान होगा कि हम बहुत सी फिल्में देखते हैं जिसमें वर्तमान में चल रही फिल्म में कोई किरदार अपनी बीती बातें याद करता है और वह फिल्म पीछे चली जाती है। उसी तकनीक को हम फ्लैशबैक तकनीक कहते हैं। इसी तकनीक का इस्तेमाल इस रेखा चित्र में हुआ है। यह पूरा रेखा चित्र फ्लैशबैक तकनीक में ही लिखा गया है। क्योंकि आज इस समय गिल्लू हमारे साथ नहीं है, महादेवी वर्मा जी के साथ नहीं है, इसलिए वह उनकी यादों को और उस समय उससे हुए आनंद को याद करती हैं और उसकी मृत्यु को भी वह दुख से याद करते हुए उनका स्मरण कर रही है। तो यह फ्लैशबैक तकनीक इस रेखा चित्र में बहुत बखूबी से इस्तेमाल हुई है। फ्लैशबैक तकनीक जो हमने अभी बात की जिसके बारे में, इसे हिंदी में पूर्व दीप्ति शैली भी कहा जाता है। आपकी सुविधा के लिए हमने यह बताया कि ये फ्लैशबैक तकनीक है। आप चाहें तो इसे पूर्व दीप्ति शैली भी कह सकते हैं। इस रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त की और वे आजीवन इलाहाबाद में ही रहीं। वे छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री थीं। यामा उनकी कविताओं का प्रमुख संकलन है जिस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनके काव्य संग्रह हैं दीपशिखा, नीरजा, नीहार और रश्मि। कविता के साथ साथ उन्होंने महत्वपूर्ण गद्य साहित्य भी लिखा। उनके संस्मरण और रेखा चित्र बहुत महत्व के हैं और कवित्री के साथ साथ एक रेखा चित्रकार और संस्मरण लेखिका के रूप में भी उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त है। गिल्लू रेखा चित्र जो हमने अभी पढ़ा उनके मेरे परिवार नामक संग्रह से लिया गया है, जिसमें उन्होंने गिल्लू के अतिरिक्त नीलकंठ जो मोर के बारे में है, सोना जो हिरनी के बारे में है, दुर्मुख जो खरगोश के बारे में है, गौरा जो गाय के बारे में है और नीलू जो कुत्ते के बारे में है, साथ ही निक्की जो नेवले के बारे में है, रोजी और रानी जैसे मानवेतर प्राणियों के भीतर छिपी संवेदनशीलता को उन्होंने चित्रात्मक रूप में व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त स्त्री की स्थिति और उसकी समस्याओं पर श्रृंखला की कड़ियाँ नामक उनके लेखों का संग्रह भी है। अंत में हम बात करते हैं कि हमने इस पाठ की चर्चा करने के बाद क्या क्या सीखा। हमने सीखा पशु पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और उनके प्रति मानवीय करुणा का भाव हमें रखना चाहिए। पशु पक्षी हमारे मित्र और सहायक हो सकते हैं। यदि हम उनकी रक्षा करेंगे तो वे भी हमारे सुख दुख में साथी होंगे। प्रेम और ममता का भाव पशु पक्षियों या मानवेतर प्राणियों में भी उसी प्रकार होता है जैसे कि मानव में। गिल्लू के व्यवहार से मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। करुणा और समानुभूति के माध्यम से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। जिस प्रकार मानव में उम्र के अनुसार शारीरिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, वैसे ही अधिकांश मानवेतर प्राणियों में भी ये परिवर्तन होते हैं। इस रेखा चित्र की भाषा शैली सहज, सरल और सरस है। इसकी भाषा प्रवाहपूर्ण है। भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज तथा अन्य भाषाओं से प्राप्त अर्थात आगत शब्दों का प्रयोग किया गया है। रेखा चित्र और संस्मरण आधुनिक गद्य विधाएं हैं। जहाँ रेखा चित्र में चरित्र की खास खास बातों के चित्रण का विशेष महत्व होता है, वहीं संस्मरण में स्मृति महत्वपूर्ण हो जाती है। रेखा चित्र का संबंध विगत और वर्तमान से होता है, जबकि संस्मरण का बीते समय से।
रेखा चित्र की अपेक्षा संस्मरण में आत्मीयता अधिक होती है। महादेवी ऐसी विशिष्ट रचनाकार हैं जिनके लेखन में अभावग्रस्त मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों तक को गहरी आत्मीयता मिली है। इस तरह के अन्य संस्मरणात्मक और रेखा चित्र संबंधी रचनाएं आप अपने अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस रेखा चित्र के बारे में बात की। आशा करते हैं कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की
सत्यापित प्रति जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपकी उम्मीदों को नई ऊंचाई? क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपको घर बैठे जब चाहे तब एडमिशन की सुविधा? क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो आपको दे तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका? अगर आप नहीं जानते तो NIOS। जी हाँ, NIOS मात्र एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपके जीवन को उज्जवल भविष्य और सुगम राह। 25 लाख शिक्षार्थियों ने किया भरोसा इस शिक्षा संस्थान पर और किए आगे बढ़ने के मजबूत इरादे। जो देगा आपको घर बैठे शिक्षण सामग्री के साथ रेडियो व टेलीविजन कार्यक्रमों का सहयोग। अरे वाह, ऐसा सुनहरा अवसर और कहा। अब होगा सबका सपना साकार। यकीन नहीं होता अब शिक्षित होना होगा इतना आसान।